न्यूक्लियोफाइल है, तो उस केस में आपके दिमाग में होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक फास्ट, और जितना ज्यादा इसके ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग वीक न्यूक्लियोफाइल का टूटने के बाद इसके ऊपर अटैक फास्ट होगा। तो सबस्ट्रेट में दो चीजें देखनी है, एक देखना है स्टेरिक, दूसरा देखना है इलेक्ट्रॉनिक। इसके अंदर एक चीज लिविंग ग्रुप देखनी है, और आपने देखा रिएजेंट। रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है जिसको आपने न्यूक्लियोफाइल बोला, रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है जिसको आपने इलेक्ट्रोफाइल बोला, और रिएजेंट एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हुए फ्री रेडिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें सॉल्वेंट, तो इसका मतलब अगर आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोचा, तो अल्काइल हैलाइड इज अ पोलस मॉलिक्यूल, इसमें जिसका रिएक्शन कराया वो रिएक्शन था KOH का, ये वो रिएक्शन था वाटर का, तो वाटर भी पोलर। तो इसका मतलब पोलर अगर सबस्ट्रेट होगा और पोलर अगर रिएजेंट होंगे तो उनको डिसॉल्व करने के लिए जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, पोलर। सॉल्वेंट दो तरह के होंगे, एक सॉल्वेंट होगा पोलर और एक सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे अल्केन वगैरह की बात करें तो अल्केन नॉन पोलर है, बेंजीन की बात करें बेंजीन नॉन पोलर है, क्लियर। तो अगर वो नॉन पोलर है और उनका कोई केमिकल रिएक्शन करना चाहते हो तो उनके लिए सॉल्वेंट लोगे वो कौन सा होगा, नॉन पोलर। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड ले लिया, अल्कोहल ले लिया, ईथर ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन्स ले लिए जो कि पोलर है, तो इन पर्टिकुलर के लिए जो सॉल्वेंट लेने वाले हो वो कौन सा होगा, पोलर। लेकिन एक केस में आपने कहा था जो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है मतलब ट्रांजिशन स्टेट बना रहे, और एक केस में आपने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया था। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया था मतलब वो उस कार्बोकैटायन को स्टेबल होना है, हैलाइड आपने निकाला था, हैलाइड को स्टेबल होना है। तो इसका मतलब उसी को स्टेबल करने के लिए इस सॉल्वेंट के अंदर भी दो तरह की चीजें होंगी, मतलब पोलर सॉल्वेंट भी दो तरह से कैटेगराइज होंगे, एक होगा पोलर प्रोटिक और एक होगा पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक, तो प्रोटिक का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लियर, या इवन हेलोजन अगर डायरेक्टली H से अटैच है, क्लियर, डायरेक्टली H से अटैच है, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं, इस तरह के सॉल्वेंट को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर सिस्टम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह हैं, लेकिन अगर इनका अटैचमेंट डायरेक्टली हाइड्रोजन से नहीं है बल्कि ये मौजूद हैं लेकिन किसी दूसरे एटम से अटैच है, जैसे मान लो अगर CH3, CO और CH3 है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इस तरह के सॉल्वेंट बोला जाएगा पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक मतलब विदाउट प्रोटॉन, क्लियर, एप्रोटिक सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच है, जैसे अगर मान लो नाइट्रोजन के केस ले रहे हो, अमोनिया ले लो, प्राइमरी अमीन ले लो, सेकेंडरी अमीन ले लो, इससे आपने डायरेक्टली अटैच कर रखा है। इवन आप वाटर ले लो, इससे आपने डायरेक्टली अटैच कर रखा है। इवन आप अल्कोहल ले लो, डायरेक्टली अटैच कर रखा है। तो इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैचमेंट है उस केस में बोला जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन वो इनडायरेक्टली मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है लेकिन सिस्टम में पोलैरिटी है, उसको बोला जाएगा पोलर एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो बार बार यूज होते हैं वो एक होता है एसीटोन, एक होता है आपका CH3S डबल बॉन्ड O CH3 डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, S है CH3S डबल बॉन्ड O CH3 डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। एक होता है HCON CH3 on CH3 डाइमिथाइल फॉर्मामाइड डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये एसीटोन। तो ये पोलर एप्रोटिक की बात करें तो ये तीन सॉल्वेंट हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए, एक चलना चाहिए एसीटोन, एक चलना चाहिए DMF, एक चलना चाहिए DMSO। और जब पोलर प्रोटिक की बात कर रहा है तो पोलर प्रोटिक में अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, वाटर, अल्कोहल, इवन कोई एसिड हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन का अटैचमेंट है। तो सॉल्वेंट दो तरह के, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर। नॉन पोलर में बेंजीन ले सकते हो, नॉन पोलर में कोई भी अल्केन ले सकते हो, जनरली साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, क्लियर, टॉल्यूइन ले सकते हो, क्लियर, ये जनरली नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर एंड पोलर, पोलर इज फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स, पोलर प्रोटिक जो कि हाइड्रोजन का अटैचमेंट डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होगा, और दूसरा पोलर एप्रोटिक जिसमें मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी लेकिन हाइड्रोजन का डायरेक्टली अटैचमेंट, हाइड्रोजन का डायरेक्टली अटैचमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं होगा। तो सॉल्वेंट को देख लिया आपने, और इन्हीं के बेसिस में, इन्हीं के इंटरेक्शन के द्वारा जिसका हम प्रोडक्ट, जिसका हम फॉर्मेशन करने वाले हैं वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट। तो आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पूछा जाता है मेरे क्या होता है,
प्रोडक्ट, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमेशा दिमाग रखिए सब्सट्रेट कैसा है, क्लियर, फिर रिएजेंट कैसा है, और लास्ट में सॉल्वेंट, फिर प्रोडक्ट। अब इन चारों में क्लियर हमें प्रोडक्ट के बारे में जब पूछा जा रहा है तो इन तीनों में सबसे पहले देखिए कौन डिसाइड करेगा कि हमें क्वेश्चन अगर दिया जाए तो हम सबसे पहले किसको देखें, क्या हम सब्सट्रेट को देखें, क्या हम रिएजेंट को देखें, क्या हम सॉल्वेंट को देखें। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में चलना चाहिए, सबसे पहले जो आपकी आंखें देखें वो होना चाहिए रिएजेंट, कि क्या वो रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है, क्या वो रिएजेंट वीक है, क्या वो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या वो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या वो रिएजेंट वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्योंकि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, क्लियर, तो ही वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मतलब कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट न्यूक्लियोफाइल का है, कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है मतलब वो वीक के द्वारा नहीं हो रहा होगा, तो ही आपने स्ट्रॉन्ग ले रखा है, क्लियर। अगर वीक लिखा हुआ है मतलब किसी के द्वारा हो जा रहा था, तभी आपने वीक ले रखा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो चलना चाहिए रिएजेंट। रिएजेंट के बाद जो आपको देखना है वो देखना है सब्सट्रेट, क्लियर। सबसे पहले फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए रिएजेंट, रिएजेंट के बाद आपको देखना चाहिए सब्सट्रेट, और सब्सट्रेट के बाद ही लास्ट में आपको देखना है सॉल्वेंट। जनरली बच्चे करते क्या हैं, जब SN1 SN2 करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या सिस्टम में पोलर प्रोटिक लिखा है या पोलर एप्रोटिक लिखा है। अगर कहीं सिस्टम में वाटर लिखा होता है तुरंत सोच लेते हैं SN1 है, कहीं सिस्टम में एसीटोन लिखा होता है तो तुरंत सोच लेते हैं SN2 है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख दे एक्वस एसीटोन, फंस जाते हैं कि सिस्टम में वाटर भी है, सिस्टम में एसीटोन भी है, अब क्या करें। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप दिमाग में रखिए रिएजेंट, कि जब एक्वस एसीटोन है तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और जब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन का नेचर कौन सा होगा, SN1, क्लियर। तो दिमाग में हमेशा रखना है सबसे पहले रिएजेंट। जब रिएजेंट पे डिसाइड ना हो तो उसके बाद देखना है सब्सट्रेट, और जब ये दोनों पे डिसाइड ना हो उस केस में लास्ट में हमें सोचना है सॉल्वेंट। रिएजेंट का डिसीजन आपके लगभग 90 से 99% क्वेश्चन को करा देगा, सही करा देगा। अगर आपने सबसे पहले रिएजेंट सोचा तो रिएजेंट के सिलेक्शन के बेसिस पे आपका लगभग 90 to 99% केसेस सही होंगे। 1% जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 1% जो आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, गलत नहीं हो रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, उसके पीछे रीजन ये होगा कि रिएजेंट कॉमन होगा, सब्सट्रेट में डिफरेंस हो, और जो रिएजेंट कॉमन होगा उसी केस में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उस केस में देखते क्या है सब्सट्रेट, क्लियर। तो पहले रिएजेंट, फिर सब्सट्रेट, और लास्ट में सॉल्वेंट। अगर इन तीनों को पकड़ लिया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब हम सोचते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है तो अभी तक आपने देख लिया कि सब्सट्रेट होगा, रिएजेंट होगा, सॉल्वेंट होगा, और इसी के बेसिस हम प्रोडक्ट देखेंगे। लेकिन अगर हम रिएक्शन की बात करें तो कितने तरह के रिएक्शंस हैं, तो इसका हम जनरलाइज करें तो अगर हम सोचते हैं जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ये जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन केवल 4 तरह के हैं। एक रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक रिएक्शन को हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एक रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड लास्ट जो रिएक्शन होगा दिस रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले दिए कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा दिमाग में रखना है कि ए बी अगर कोई कंपाउंड है, बेसिक नहीं छोड़िएगा, बेसिक यही है, ए बी अगर कोई कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्डेड है, इस पर्टिकुलर में सिग्मा बॉन्ड है, तब ए बी कोई सबस्ट्रेट है, इस पर्टिकुलर में अगर मैंने सी का रिएक्शन कराया तो ये रिएजेंट है कि ए बी के ऊपर अगर सी का रिएक्शन कराया तो सिस्टम से लीविंग ग्रुप निकल जाए, बी एज अ लीविंग ग्रुप सिस्टम से निकल जाए और एसी का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड टूटे और इसकी जगह पे एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन होता है इन विच देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सिग्मा बॉन्ड, तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि इस पर्टिकुलर में बी की जगह पे ये सी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, therefore this reaction is called as substitution reaction। तो फिर से बोलना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले यही देखो कि क्या उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कहीं सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब हमेशा ही वो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में रिएजेंट के बेसिस पे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, रिएजेंट 3 हो सकते हैं, रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है, रिएजेंट फ्री रेडिकल हो सकता है।
तो इन्हीं के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये सब्स्टिट्यूशन के तीन रूप हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन मतलब ए डबल बॉन्ड बी के ऊपर सी डी का रिएक्शन कराएं तो ये सी डी पूरी तरह से ए बी के साथ अटैच हो जाए, पूरी तरह से सी डी ए डी से ए बी से जुड़ जाए और जुड़ने के बाद हमें मिल जाए ए बी सी और डी, मतलब सी डी पूरी तरह से ए बी के साथ ऐड हो गया। जैसे अल्कीन लिया, अल्कीन के ऊपर HCl का रिएक्शन करा दिया, इथीन लिया, इथीन के ऊपर HCl का रिएक्शन करा दिया तो इथीन में CH2 तो है, एक जगह पे H आ गया, दूसरी जगह पे Cl आ गया और आपने इथाइल क्लोराइड बना दिया। तो इसका मतलब इथीन से इथाइल क्लोराइड का बनना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। मतलब अगर सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड है, उस मल्टीपल बॉन्ड से अगर आपने सिग्मा बॉन्ड जोड़ दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तो इस तरह के रिएक्शन को जो बोला जाएगा वो रिएक्शन होगा एडिशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट, कि रिएजेंट फिर से तीन है, एक था न्यूक्लियोफिलिक, एक था इलेक्ट्रोफिलिक और एक था फ्री रेडिकल। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट एडिशन रिएक्शन इज आल्सो थ्री टाइप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। क्लियर? अगर इसी तरह से बात करें एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज सिस्टम से निकले, तो अगर कोई चीज सिस्टम से निकले और मान लो ये सबस्ट्रेट है तो जनरली हम जो बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की करते हैं और बीटा एलिमिनेशन में ए बी सी और डी कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से अगर मैंने सी डी को पूरी तरह से निकाल दिया और ए डबल बॉन्ड बी का फॉर्मेशन कर दिया, सी डी को निकाल दिया, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन, कि सिस्टम में ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल से सी डी निकल गया, मतलब सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे अल्कोहल होता है, यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, वाटर निकल गया, अल्कीन मिल गई। अगर अल्काइल हैलाइड होता है, यहाँ H होता है, यहाँ X होता है, HX निकल गया, अल्कीन मिल गई, तो रिएक्शन को बोला जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि अगर A, B, C का स्केलेटन का कोई कंपाउंड है, मैंने कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया और केमिकल रिएक्शन कराने के बाद A, C, B मिल जाए, मतलब एटम के स्केलेटन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज कर दें, मैं बोल रहा हूँ एटम के स्केलेटन में, मतलब जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट ऑफ एटम में किसी भी तरह का चेंज कर दें, चाहे वो चेंज हाइड्राइड शिफ्टिंग से हो रहा हो, चाहे वो चेंज मिथाइल शिफ्टिंग से हो रहा हो, चाहे फिनाइल शिफ्टिंग से हो रहा हो या बॉन्ड शिफ्टिंग से हो रहा है, किसी भी तरह के एटम के अटैचमेंट में चेंज कर दिया, तो ये जो रीअरेंजमेंट उस तरह का रिएक्शन बोला जाएगा रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट भी फर्दर तीन तरह का होगा, एक कार्बोकैटायनिक हो सकता है, कार्बोनाइनिक हो सकता है और फ्री रेडिकल हो सकता है। क्लियर? तो इसी तरह रीअरेंजमेंट के तीन केस, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू कार्बोकैटायनिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपके कोर्स में है वो कौन से हैं, कार्बोकैटायनिक। कार्बोनाइन बहुत ही अनकॉमन है, मैंने बताया था कि एक रिएक्शन जिमरमैन जेलिंस्की, और फ्री रेडिकल पूरी फोटोकेमिस्ट्री भरी हुई है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं सोचना है, तो आपके लेवल पे जो सोचना है वो कौन सा है, कार्बोकैटायन। क्लियर? तो अगर मैं रिएक्शन के बारे में सोचूं तो रिएक्शन चार, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन में फर्दर कैटेगराइज करूं इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। एडिशन में कैटेगराइज करूं न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। एलिमिनेशन से कोई चीज निकलेगी, बाद में आपको दिखाएंगे बीटा तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के सब्स्ट्रेट सेम होते हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 का काउंटर पार्ट E1 और E2 बाद में आएगा। अभी एलिमिनेशन मतलब कोई चीज निकले और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। रीअरेंजमेंट तीन तरह के हो सकते हैं, एटम के स्केलेटन में चेंज हो रहा है, एटम के अटैचमेंट में चेंज हो रहा है, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, कार्बोकैटायनिक। अगर मैं चैप्टर सोचूं या पहले इसको भी कैटेगराइज कर लें कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फर्दर ऑफ SN1 SN2 SNI SNAR SNTH, ये पांच तरह के होते हैं। लेकिन अगर मैं एक और जनरलाइज करूं बेंजाइन मैकेनिज्म वाले को, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। तो जनरली तो पांच है, लेकिन अगर बेंजाइन को भी इन्वॉल्व कर लें, बेंजाइन आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता, लेकिन अगर उसको भी इन्वॉल्व कर लें तो इसलिए टोटल बन जाएगा 6, SN1 SN2 SNI SNAR SNTH और SN वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। क्लियर?
इसी तरह एलिमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, इसमें जो चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर्स हैं अल्केन, SN1 SN2 के जो चैप्टर है अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर, SNI का जो चैप्टर है अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद थाइनल क्लोराइड, SNAR का रिएक्शन है एराइल हैलाइड ऑर्थो पैरा पोजीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, SNTH एसिड डेरिवेटिव एस्टर एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड, क्लियर, इनके रिएक्शन SNTH। अगर हम बात करें SN वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, तो उस केस में एराइल हैलाइड का रिएक्शन NaNH2 के द्वारा, बेंजाइन मैकेनिज्म मैंने बताया था, क्लियर, एराइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन NaNH2 के द्वारा, क्लियर। अगर हम फ्री रेडिकल एडिशन की बात करते हैं तो हमें सोचना है एक पार्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें यूज करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर है अल्कीन एंड अल्काइंस, क्लियर। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन, तो मैंने बोला एलिमिनेशन और SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन साथ साथ चलते हैं, तो इसके भी चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स होंगे जनरली अल्काइल हैलाइड अल्कोहल और ईथर। और ये अरेंजमेंट मैंने क्या बोला, कार्बोकेटायन मेनली इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने ये भी बोला था कि कार्बोकेटायन मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल हैं, तो जहाँ भी कार्बोकेटायन बनते हैं और लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी है हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल या बॉन्ड शिफ्टिंग के द्वारा, तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपको बेसिक एकदम क्लियर हो गया तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन की औकात नहीं होगी कि वो गलत हो जाए।